माता पिता द्वारा मेरी सगाई में उपहार स्वरूप ससुराल जन को 10 लाख रुपए नगद दिए। शादी में 15 लाख रुपए नगद, सोने का ब्रेसलेट, सोने की 2 चेन, ससुराल जनों को सोने की अंगूठी, एसी, फ्रिज, क्रेटा कार, एलईडी, घर, गृहस्थी का संपूर्ण सामान दिया। मेरी शादी में करीब 90 लाख रुपए खर्च हुए। ये जो इनका दहेज का जो एलिगेशन है कि इतने पैसे खर्च किए इन्होंने, इसमें शादी की जरा डेट देखें, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नंबर मतलब शादी की डेट है 30/6/2020, यानी कि जब कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन का पार्ट चल रहा था। इनका कहना कि हमने 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। उस टाइम तो लोग ही परमिटेड नहीं थे 15 से ज़्यादा, कहीं कैसे पैसे खर्च होंगे? मैंने इसीलिए कहा कि या तो ये आर्गुमेंट अपना कंप्लीट कर ले, मैं तब बोलूं, या जी जहां गलत बोल रहे हैं वहां रोक रोक के बोलता जाऊं। मैं जो बहस कर रहा हूं वो डॉक्यूमेंट दिखा के करूंगा, बिना डॉक्यूमेंट दिखाए मैं एयर में कुछ नहीं करूंगा। इसमें मैरिज जो हुई मालूम, उसके बाद में हस्बैंड 30/6/2020 हस्बैंड ने मालूम शादी के बाद से जो ऐसा हमारा कहना है कि व्यवहार इनका ठीक नहीं था, तो ये घर से बिना बताए कहीं चली गई। तो हस्बैंड ने सेक्शन 9 लगाया, यस, 23/11/2021 को P3 पेज 54 पे लगाया। 23/11/2021 को हमने इसको फाइल किया, सेक्शन 9। वाइफ उसमें अपीयर हुई। कितने दिन बाद? एक साल बाद जी। वाइफ उसमें अपीयर हुई और उन्होंने बोला कि हम लोग साथ में ही रहना चाहते हैं, जो भी पहले का जो डिफरेंसेस था वो ख़त्म करेंगे और साथ में रहेंगे। और उस पर कोर्ट ने फिर प्रोसीडिंग डिस्पोजल करती, पेज 63 पे ऑर्डर लगाए 11/4/2022 का। राजीनामा हो गया है अल्टीमेटली। हाँ, साथ में निवास कर रहे हैं, एक्चुअली अलग घर में रहने लगे उसके बाद में, तो हमने भी उनको सेपरेट घर दे दिया, सेपरेट घर में रहने लगे। अब उसके बाद में मालॉर्ड इन्होंने एक कंप्लेंट करी मालॉर्ड 25/2/2022 को, मारपीट की। 25/2/2022 को। ये तो 11/4 का राजीनामा हो गया ना? हाँ, नहीं, वो पहले ही कंप्लेंट थी उनकी, तो मेरा ये कहना है कि वो 11/4 में उनका कह दिया ख़त्म हो गया, तो उसका इफेक्ट ख़त्म। उसके बाद में हमने पहले इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई DV एक्ट की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कि इनका कंडक्ट ठीक नहीं था और ये आए थे, एक इंसिडेंट बताया असॉल्ट का हमने, उस पर से इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज हो गया। ये मालूम पेज 70 पे लगाए। हाँ जी, ये लगाए मालूम। और ये जो केस रजिस्टर हुआ वो हुआ मालूम 2/3/2022 को ही इनके खिलाफ। अब इन्होंने मालूम क्या किया कि एक कंप्लेंट हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में करी, जिसपे कि वो काउंसलिंग के लिए जो बुलाते हैं वो बुलाया। काउंसलिंग के लिए जब हमको बुलाया, उसके बाद में ये वहाँ पे तय अब और राजीनामा हो, घर चले गई आपके साथ? घर चली गई। अब क्या हुआ? अब उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन फिर से दी थाने में कि वो मेरे को ठीक से नहीं रखते, खाने को नहीं देते, और वही बीच में जो टैक्स को जहाँ छुपा रहे हैं वो मैं वही बताता जाऊँगा बाद में। एक साथ बोलो ना, अगर बीच में, क्योंकि इनको आर्गुमेंट करने में दिक्कत, बोलो ना। इन्होंने क्या किया था, ये अधूरा बता रहे हैं। क्या हुआ कि डोमेस्टिक पहले सेक्शन 9 इन्होंने फैमिली कोर्ट में लगाया, और ये कह के लगाया कि ये हमें साथ रखना चाहते हैं। लड़की खुद ही इनके घर पहुंच गई कि लो रख लो, वो घर पहुंच के रही, तो फिर ये कोर्ट में आके सेक्शन 9 पेट्रोल कर लिया। ये सेक्शन 9 रखने के लिए लगाया था। राजीनामा लिखा हुआ, राजीनामा हो गया। ये राजीनामा इसीलिए लिखा कि वो घर में रहना चाहती थी, वो इनके घर में रहने लगी साथ में रहते हुए। फिर उन्होंने घरेलू हिंसा किसके खिलाफ लगाया? बहू के खिलाफ, उसके माँ बाप के खिलाफ, उसके भाई बहन के खिलाफ। फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई कि जो डोमेस्टिक वायलेंस लोग घर में नहीं रहते उनके खिलाफ चल ही नहीं सकता, तो कोर्ट ने बाकी लाभ के लोगों के नाम निकाल के केवल बहू के खिलाफ रखे। तो वो जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रकरण पेंडिंग है वो ट्रायल कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। उसके बाद फिर इन्होंने उसको, लड़की को कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस में जो उपस्थित हुई, तो लड़का किसी भी कोर्ट में आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, माँ बाप के खिलाफ जहाँ केस आ गया वहाँ उपस्थित हुआ। वहीं न्यायालय में कोर्ट में आने के बाद बोला कि मैं ले जाना चाहता हूँ, लड़की उसके साथ चली गई। इन्होंने उसको अपने घर में रख के वहाँ प्रताड़ित किया, फिर एक मकान में दूसरे में शिफ्ट कर दिया, जी हमारा मकान है, और उस मकान से लड़का गायब हो गया। आज ना लड़के को ना मेंटेनेंस मिल रहा है। 125 सेक्शन 9 कोर्ट में पेंडिंग है, उनमें लड़का आज तक उपस्थित नहीं हुआ। डेस्पाइट सर्विस नगर निगम कमिश्नर में इनके ससुर साहब हैं, साथ GDM में ऑफिसर हैं, और शादी करने के बाद आज दिनांक तक 20,000 का ऑर्डर हुआ डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट से, वो भी आज तक रिपे नहीं हुआ है। और यहाँ पर 498 जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रकरण है उसकी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 482 लगाई है, और 498 है। लड़की के 1.5 साल कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद, क्योंकि ससुर नगर निगम कमिश्नर ग्वालियर में पावरफुल अधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो ही नहीं सकती। आज तक इतनी सब कवायद करने के बाद वो लगातार, उसकी एक गाड़ी थी 25 लाख की शादी में पिताजी ने गाड़ी, उसको नगर निगम में अटैच कर लिया, उसी गाड़ी से अपन घूमते रहे। 15,000 रुपये उसका निकलता था लड़की को कि हम तुम्हें किराया देंगे, वो कार भी गायब कर दी साहब।
आज तक लड़की उस कार के लिए तरस रही है कि मेरी कार तो मुझे वापस मिल जाए, थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई FIR नहीं कर दिया। और ना ही आज तक मैंने घरेलू हिंसा के प्रकरण में सारी बातें लिखी थी, जिसका क्लैरिफिकेशन होना है कि नीचे मेरी गाड़ी कहाँ गई, जो आपने नगर निगम कमिश्नर होते हुए नगर निगम में लगाई थी, अटैच की थी, उसका पैसा ना तो मुझे गाड़ी मिली, दहेज एक्ट के लिए 20 लाख के लिए एडिशनल डिमांड करते हुए मुझे घर से निकाल दिया। आज मुझे उस घर में रखा हुआ है जो इन्होंने कहा कि मेरा घर है, मैं तुझे साथ में रखूंगा। आज पता चला कि वो किराए का मकान है, किराए से ले रखा है, अपना बता के उसमें रखा। लड़की आज भी उसी घर में रह रही है, लेकिन लड़का नहीं रह रहा साथ में, ना मेंटेनेंस देना है, ना कुछ भी पैसा देना है। अब लड़का उपस्थित कहाँ होता है? आज जब माँ के पिताजी के साथ केस लगाए तो वो न्यायालय में तो आएगा, लेकिन वहाँ कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि सर्विस नहीं हो सकती। नगर निगम कमिश्नर ग्वालियर होने के नाते न्यायालय से नोटिस जाता है, वहाँ से टीप लग के मिल जाती है, ताला लगा पाया गया, लड़का यहाँ पर रहता नहीं है, हमने दावा लगा रखा है। ये सारी प्रोसीडिंग चल रही है। अब इसमें मैंने जो 498 की FIR के लिए उन्होंने बताया, तो ये क्या कट करके चला रहे। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ केस इन्होंने लगाए, कुछ मैंने लगाए, वो रिजल्ट तक नहीं आ पा रहे क्योंकि इनकी उपस्थिति सर्विस ही नहीं। और शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा तेज बोलने से अगर उनको लगता है तो आवाज़ ऊंची करने से कि ठीक गलत बात सही जाएगी तो गलत है। अब इसके बाद फैक्ट्स इनको खुद, ये खुद लॉयर है, इनको खुद को मालूम है इनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। गाड़ी वाला जो ये प्रकरण बता रहे हैं, खुद लॉयर है उसमें। गाड़ी आज तक नहीं मिली मुझे। अरे आपकी पिटीशन हाईकोर्ट गाड़ी के लिए परेशान है, कोई पिटीशन पेंडिंग है आज भी, वो गाड़ी आज तक नहीं मिली। नगर निगम में अटैच थी जो, चलिए वो नगर निगम कमिश्नर कहते हैं कि हमने तो कभी लगाई नहीं है। नगर निगम का रिप्लाई आता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। लड़की की गाड़ी जो दहेज में पिता ने दी, उसकी किस्त पूरी जमा कर दी, उसकी NOC वहाँ से मिल गई बैंक से, लेकिन इनसे गाड़ी अभी तक नहीं मिली। वो आज भी गाड़ी के लिए अपनी चक्कर लगा रही कि मेरी गाड़ी दे दो, मेरा जो सामान है वो दे दो। पूरा सामान अपने घर में रखे बैठे हुए हैं। अब ये कहते हैं कि ऊंची आवाज करनी, तो बात मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। तो आप अगर फैक्ट्स अगर सही से नरेट करते जाएंगे तो मुझे भी, मैंने इसीलिए कहा कि या तो ये आर्गुमेंट अपना कंप्लीट कर ले, मैं तब बोलूं, या जी जहाँ गलत बोल रहे हैं वहाँ रोक के बोलता जाऊँ। मैं जो बहस कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट दिखा के करूंगा, बिना डॉक्यूमेंट दिखाए मैं एयर में कुछ नहीं करूंगा। P11 आ जाए मतलब पेज 97। एक से बहस कर लें साहब, क्योंकि बीच में बोलेंगे तो फिर वो पूरी हो नहीं पाएगी। साहब गए तो एक तरफ से P11 पेज 97 आ जाए मतलब ये उन्होंने कंप्लेंट दी है 12/5/2022 को विक्टिम ने 498A के लिए, जो पुलिस कंसिलिएशन के लिए उनको वहाँ बुलाते हैं, वो बुलाया। उसमें उन्होंने मतलब प्रोसीडिंग नोट करी है, उसमें डेट नोट करी। उन्होंने लिखा कि दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, इसलिए इसमें संभावना है। और नेक्स्ट डेट लगाई उन्होंने 15/5/2022। 15/5/2022 को भी दोनों हाजिर हुए, हस्बैंड हाजिर हुआ, वाइफ हाजिर हुई, उसकी प्रोसीडिंग लिखी गई। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी वाइफ को रखने को तैयार हूँ, उसका हर बात मानने को तैयार हूँ, ये अच्छे से बिहेव करे, मैं उसको सारी बात मानने को तैयार हूँ। उन्होंने उसको 19/5/22 को रखा। 19/5/22 को फिर प्रोसीडिंग उसमें है पेज 99 में। 19/5/22 को फिर उन्होंने लिखा कि जिम्मेदारी हम उठाएंगे, पूरी चीज़ करेंगे। और उसके बाद 30/6 इन्होंने जो है वो उसमें उन्होंने डेट लगाई कि नेक्स्ट रखेंगे। अब यहाँ ये कंसिलिएशन पेंडिंग है, इस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को कंसील करके एक फ्रेश इसमें 23/6 ऑलरेडी लगी कंसिलिएशन में, एक फ्रेश एप्लीकेशन मालूट उन्होंने फाइल करी। उसके बेसिस पे FIR हुई पेज 11 में। पेज 11 देखें FIR मालूट, ये FIR मालूट लगी है P1 पेज नंबर 11 पे। पेज 11 देखें मालूट। 19 से 17 से 11 FIR। हाँ जी FIR है। हाँ ये FIR है। इसमें मालूट ये जो इन्होंने थाने पे ये जो एप्लीकेशन इनकी मिली है, ये 29/5/2022 को दी मालूट इन्होंने, जबकि 19/5 को डेट लगी थी कंसिलिएशन में, और उसके बाद कंसिलिएशन में लगाए 23/6। तो अब उनको लगा कि यहाँ से तो अपने को कुछ रिलीफ मिलना नहीं है, वो सबको सप्रेस करके एक सीधी FIR उन्होंने वहाँ पे सबमिट करी, और उस पर से सीधी FIR हो गई। जब आपकी प्रोसीडिंग ऑलरेडी कंसिलिएशन की चल रही, ऑन रिकॉर्ड है, तब उसको सप्रेस करने की क्या ज़रूरत थी? आप उसी प्रोसीडिंग में यदि अगर उसका कंसिलिएशन में कोई हल नहीं निकलता तो आप बताते। अब मेरे पे एलिगेशन देखें मालूट, एलिगेशन क्या है पेज 14 पे, पेज 14 में मालूट मैं पढ़ रहा हूँ एलिगेशन। पेज 14 पे है एलिगेशन मालूट। हाँ जी। विषय मेरे सोनसो पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से जान से मारने की धमकी देने बाबत महोदय निवेदन है कि मेरी शादी 30/6/2020 को अरुण सिंह यादव पुत्र अतिबल सिंह यादव निवासी सोनसो के पीछे शेल्टर होटल पड़ाव ग्वालियर से अग्नि के 7 फेरे लेकर संपन्न हुई। मेरे माता पिता द्वारा मेरी सगाई में उपहार स्वरूप ससुराल जन को 10 लाख रुपये नगद दिए। शादी में 15 लाख रुपये नगद, सोने का ब्रेसलेट, सोने की 2 चेन, ससुराल जनों को सोने की अंगूठी, AC, फ्रिज,
क्रेटा कार, एलईडी, घर गृहस्थी का संपूर्ण सामान दिया। मेरी शादी में करीब 90 लाख रुपए खर्च हुए। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति अरुण सिंह यादव, सास सुमन यादव, ससुर अतिबल सिंह यादव, जेठ वरुण यादव, जेठानी गौरी यादव कम दहेज को लेकर उलाहना देकर गाली गलौज की जाने लगी। मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाने लगा, जिसके चलते क्या जाने लगा, तुम अपने मायके से दहेज में 20 लाख रुपए लेकर आए, इस घर में सुख से नहीं रह पाओगी। फिर मैं पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी की यातनाएं सहन करती रही। मेरे घर ना बिगड़े, किंतु उक्त लोगों ने व्यवहार से कोई परिवर्तन नहीं आया। दिनांक 18/21 को मेरे पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी दहेज के 20 लाख रुपए की मांग पूरी न होने के कारण मेरी मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसकी धमकी तो मैं दहेज पे 20 लाख रुपए तो लाने ही होंगे। और सास बोली यदि हम अपने लड़के अरुण का रिश्ता कहीं और करते तो हमें ढेर सारा दहेज मिलता, नहीं तो गरीब घराने की हमारे गले कैसे पड़ गई। बोले अगर दहेज में 20 लाख रुपए लेकर नहीं आओगे मुझे जान से ख़त्म कर देंगे। फिर मैं मायके पीली कोठी थाटीपुर के पास ग्वालियर आ गई। इसके बाद उक्त लोगों ने मेरी कोई सुध नहीं ली। दिनांक 18/2/22 को अपने ससुराल पहुँच गई। उक्त लोगों द्वारा घर की लाइट काट दी गई और कहीं दूसरी जगह चले गए। मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, ना तो पानी की व्यवस्था, नहीं खाने, मुझे तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। मैं पूरा पढ़ते चला तो ठीक रहेगा, जब बीच में मैं वही कह रहा हूँ। क्या नहीं पढ़ा मैंने? क्या होता है जो कंक्लूजन बातें होती है वहीं ये बीच से गायब। अरे मैंने क्या नहीं पढ़ा? बता देना पूरा चलन मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बीच में से करके छोड़ जाएंगे ना सब, तो वो मतलब की बात वहीं छूट जाएगी। असल में अल्टीमेटली क्या हो रहा है साहब कि ये मतलब पूरी बात नहीं करना चाहते। पूरा पढ़े, अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा। चलिए 18/2/2022 काउंसलिंग इन्होंने बताई, काउंसलिंग भी तो पढ़ लेते पूरी की। काउंसलिंग में हुआ क्या? अब ये चाह क्या रहे हैं कि उसको उतना सब्ट्रैक्ट करते जाएं। अब 198 की FIR पढ़ रहे हैं तो अब आप दहेज का सामान मांगने की बात करें तो पूरा पढ़ो ना कि क्या मांगा, किस पर क्या एलिगेशन। अरे पढ़ तो दिया, पूरा पढ़ा तो है माय लॉर्ड के साथ पूरा। मैंने कोई भी लाइन स्किप तो करी नहीं है। अननेसेसरी का अगर बीच में ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है तो एक अलग बात है। मैंने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। तब से मेरे माता पिता ने उक्त लोगों से बातचीत की। तब मुझे मेरे पति ने 615 गार्डन पैलेस सिरौल रोड ग्वालियर पर लेकर गए। वहाँ भी मेरे पति द्वारा मुझे आए दिन शारीरिक मानसिक यातनाएं दी गई। दहेज में 20 लाख रुपये देने लगी। माँ बहन की गंदी नहीं, मुझे आए दिन शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी गई। अब यहीं पे पढ़ना था, ये क्या छोड़ जाते हैं, मतलब की बात है उसे छोड़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम किधर। मैं पढ़ देता था। अननेसेसरी का ऑब्जेक्शन है तो जो था अल्टीमेटली गलत ना। अरे गलत कहाँ पढ़ रहा हूँ भाई, अननेसेसरी का ऑब्जेक्शन। पढ़ लेंगे वो, आगे बोलिए। दान दहेज 20 लाख रुपए लाने के लिए गंदी गंदी गाली, अश्लील गाली दी जाती थी। मेरे खाने हेतु राशन की व्यवस्था तक नहीं की गई। मेरे पति जब मर्जी होती तब आते एवं कहते हैं कि 20 लाख रुपए दहेज लेकर आओ तभी सुख से रह पाओगी, नहीं तो घर छोड़कर चली जाओ, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। इसके बावजूद हम लोगों द्वारा पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी समझौता करने का काफ़ी प्रयास किया, किंतु कोई बात नहीं बनी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे पति अरुण सिंह यादव, सास सो एंड अल्टीमेटली FIR has been registered। अब इसमें माय लॉर्ड देयर इज नो रेफरेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डेट एंड इवेंट। ओमनिबस एलिगेशन एज रिगार्ड्स टू डिमांड ऑफ डावरी। जो माय लॉर्ड मैंने कंसिलिएशन प्रोसीडिंग श्रीमान के सामने बताई वो एक बार ज़रा पेज नंबर 99 पे आ जाए माय लॉर्ड। जो लास्ट कंसिलिएशन हुआ है, लास्ट कंसिलिएशन हुआ जो दिनांक 19/5/2022 को हुआ। हाँ 19/5। आवेदिका आज दिनांक 19/5/22 को परामर्श केंद्र उपस्थित हुई और बताया कि मैं पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे पति मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, मुझे सम्मान दें तथा मुझे परेशान न करें, मुझे अच्छे से रखें तथा मेरा खर्च उठाएं। मेरे पति मेरे साथ रहें, मुझे समय दें एवं अच्छे से रखें। अनावेदक ने बताया कि मैं भी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। मेरी पत्नी मेरा तथा मेरे घर वालों का सम्मान करे तथा शांति से एवं अच्छे से रहे। मैं अपनी पत्नी की पहले भी जिम्मेदारी उठाता था और आगे भी उठाऊंगा। पत्नी को अच्छे से रखूंगा। परामर्शकर्ता द्वारा दोनों पक्षों को सुना व समझा। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोनों पक्षों को परिवार बनाने व प्रेम से साथ रहने की समझाइश दी। अतः अग्रिम दिनांक 23/6/22 लगाई गई। अभी 23/6/22 लगाई गई थी, इसके पहले ही इन्होंने एक दूसरी कंप्लेंट कर दी। वो चलान का पार्ट है, वो कंप्लेंट मैं दिखा देता हूँ। मतलब वो कंप्लेंट चार्जशीट का पार्ट है, पेज नंबर 38। इसी पे से FIR हुई है, यही वो टाइप कंप्लेंट। हाँ जी। जब ऑलरेडी वहाँ प्रोसीडिंग चल रही थी तब इन्होंने श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को एक कंप्लेंट दी। ये है डेट इसमें 29/5/22, जबकि 19/5/22 की वहाँ थी और वहाँ 23/6 लगी थी। वही रिटारिएट एलिगेशन करके इसमें और इमीडिएटली उन्होंने FIR को, उनको लग रहा था कि अब ये सारी बातें सामने आने वाली हैं।
इसलिए इन्होंने जानबूझ के उस चीज़ को छुपा के कि वहाँ क्या डेट लगी है या छुपाया नहीं हो, मालूम हो, जो भी कुछ किया, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट इस बात को सप्रेस किया कि हमारी कंसिलेशन चल रही है, क्योंकि इस पूरी कंप्लेंट में कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स का कोई रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है इस पर। नाउ माय लॉर्ड, ये जो इनका दहेज का जो एलिगेशन है कि इतने पैसे खर्च किए इन्होंने, इसमें शादी की जरा डेट देखें, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर, मान लो शादी की डेट है 30/6/2020, यानी कि जब कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन का पार्ट चल रहा था। इनका कहना कि हमने 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। उस टाइम तो लोग ही परमिटेड नहीं थे 15 से ज़्यादा कहीं, कैसे पैसे खर्च होंगे? मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी उसको भी अगर बेस्ट से बेस्ट कोई भी ट्रीटमेंट देगा तो इतने पैसे खर्च नहीं होंगे। तो ये जो सारा इन्होंने किया ये सिर्फ इसलिए था कि इनको जो था, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर इन-लॉज से इनकी कभी बनी नहीं। इन्होंने ऑलरेडी एक इन-लॉज ने भी इनके सिविल सूट फाइल किया कि हमारे बेटे से लेना देना नहीं है। DV एक्ट की कंप्लेंट इनके खिलाफ दर्ज पहले हमने कराई, उसके काउंटर ब्लास्ट में फिर जो है ये FIR हुई। जिस ये गाड़ी की ये बात ये करते हैं बार बार, पहली बात तो उन्होंने बोला कि ये नगर निगम कमिश्नर का मैटर है, नगर निगम कमिश्नर का मैटर नहीं है। ही इज़ नॉट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्वालियर, इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हिज डेजिग्नेशन इज नॉट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्वालियर। अब ये जो गाड़ी की बात करते हैं, ये इनकी पिटीशन देखें, मतलब मेरे सीनियर यहाँ पे इसमें अपीयर हुए हैं, मेरे सीनियर इसमें अपीयर हुए हैं एज पिटिशनर इसी विक्टिम की तरफ से। अब इसका पैरा 7 देखें मालूम। हाँ जी। From the record, it is evident that there is no document to show that vehicle was attached at any point of time with municipal corporation, except for annexure P9 filed along with rejoinder, which is an extract of some alleged payment made by municipal corporation to New Tiwari Tour and Travel, wherein some payment has been shown to have made by municipal corporation to travel agency in lieu of Creta car number so and so. From bare perusal of the said document, very genesis or its source is not known. The authenticity of the said document cannot be judged from its face, as it bears no signature or seal of municipal corporation to assume that the vehicle in question was ever attached with the municipal corporation and the payment had been made in the pursuance thereof. ये कोर्ट की फाइंडिंग है एंड अल्टीमेट। इस पर मैं सर क्लैरिफाई कर दूं? डिस्कस हो गई। हाँ यस, इसको नोट से क्लैरिफाई कर दूं? इसमें क्या है सर, जो ये बोल रहे हैं कि कमिश्नर नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर है। हाँ। मैं एक मिनट, मैं पूरा क्लियर कर दूं। इन्होंने जो फाइंडिंग पड़ी है उसका पूरा फाइनल पैरा पढ़ देता हूँ सर। नगर निगम डिप्टी कमिश्नर ने गाड़ी अपने अटैच की न्यू तिवारी एंड टूर्स नाम से। अब उस लड़की को क्या बताया कि गाड़ी नगर निगम में लग गई है। जब कोर्ट के सामने केस आया तब ये पता चला कि गाड़ी उन्होंने डायरेक्ट अटैच ना करके एक तिवारी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से अटैच की गई। अब जब लड़की के पास जो चेक से पेमेंट आया था, जब उसने चेक से पेमेंट देखा था वो तिवारी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम था। इन्होंने क्या किया कि गाड़ी को अपने डायरेक्ट ना लगा के तिवारी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से गाड़ी हमारे अटैच की। अब गाड़ी का नंबर जो मेरे पिता ने दी थी वही गाड़ी है, यही यूज कर रहे थे, ये वही गाड़ी है। आपकी जब हम तिवारी टूर एंड ट्रेवल्स के पास पिटीशन तो डिसमिस हुई है ना, आगे बिल लगा के दिए कि नगर निगम से मुझे जो पेमेंट हुआ है और डिप्टी कमिश्नर साहब के कहने से जब मैं 20 गाड़ियां लगाता हूँ उसमें से एक गाड़ी जे वाली लगाई गई थी, उसका जे वाला पेमेंट है। अब कोर्ट ने मेरी पिटीशन इसलिए डिसमिस कर दी कि मैंने तिवारी टूर एंड ट्रेवल्स को पार्टी नहीं बनाया। मुझे पता ही नहीं इसने नो इसका पूरा हाँ पूरा पढ़ दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तिवारी टूर एंड ट्रेवल से मेरी गाड़ी अटैच हुई। अरे ये मतलब इस जजमेंट पे कमेंट अपनी डायरेक्ट भोगी को गाड़ी अपने नगर निगम में अटैच कराई, उसी गाड़ी को खुद ही चला रहे थे और खुद ही उसका किराया ले रहे थे। 15,000 रुपए जो किराया आना था, तो उसका किराया ले कैसे रहे थे? तिवारी टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से ले रहे थे। आपकी बात मानी क्या कोर्ट ने? नहीं मानी, डिसमिस करी पिटीशन। जजमेंट इसके साथ में सब इसकी सेपरेट पिटीशन तिवारी टूर एंड ट्रेवल्स को लगा के व्हिच इज स्टिल पेंडिंग, अभी आज की डेट में पेंडिंग है। ये तो वाला अधूरी बात बता रहे, पूरी बताते चले। अरे अधूरी क्यों? आपने बताया पिटीशन डिसमिस हो गई। अरे बाबा मैं तो कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ। ये निवेदन है कि सारा का सारा मैटर ट्रायल कोर्ट में एग्जामिन होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, आपको पूरा मौका मिलेगा पूछने का। अब आज आप मेरे से उम्मीद करो कि पिटीशन आपने लगाई है, मुझे तो रिप्लाई तक का मौका नहीं मिला। अब मैं आज क्या बताऊंगा? आपने एक पिटीशन लगाई 482 क्वेश्चन के लिए। मेरा निवेदन इतना सा है कि 482 की नीचे चार्जशीट पेज हो चुकी है, लड़की क्रॉस एग्जामिनेशन में खड़ी होगी, आप आराम से क्रॉस एग्जामिनेशन ना, इसीलिए ट्रायल बनाई गई है हाई कोर्ट में, जहाँ 482 में केवल स्पेसिफिक ये देखना है कि ये केस इन पर बनता है या नहीं। तो मैं बहस कर रहा हूँ, बनता एब्यूज ऑफ प्रोसेस है या नहीं है, एंड ऑफ जस्टिस है या नहीं है। ट्रायल पूरी की पूरी यहाँ नहीं चलाई जा सकती। आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं ये बता दूं वो बता दूं, तो सारा का सारा क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको मौका मिलेगा। आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे नहीं चाहते। माय ये माय लॉर्ड के डिसीजंस हैं और रिसेंट 2 सुप्रीम कोर्ट में माय लॉर्ड और दे रहा हूं, ठीक, जिसमें फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए कोर्ट ने डिसाइड किया है। मेरा ये एससीसी एक और है माय लॉर्ड, 22 का 6 एससीसी 599 रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है। और चार्जशीट के खिलाफ मेंटेनेबल है, चार्जशीट के खिलाफ मेंटेनेबल है, वो ये एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन है माय लॉर्ड 2019
वॉल्यूम 2 MPLJ क्रिमिनल 658, मैंने किताबों की लिस्ट पूरी दे दी। उसमें ऑलरेडी इसी बात को डील करके चार्जशीट और FIR क्वैश की, उन्होंने कहा चार्ज तक वेट करने की जरूरत नहीं है, इफ इट इज नॉट मेड आउट, नॉट मेड आउट। क्या कहना है बोल रहा हूँ? आप बता दें। मेरा निवेदन ये है सर कि ये 2019 वॉल्यूम 10 SCC 686 ये हमारे यहाँ के GS अलूले साहब का आदेश है। इसमें कई सारे डिसीजन हैं और पेपर वेटर हैं। इसमें स्पेसिफिक बताया गया कि 498 के जहाँ पर ये डिसीजन है उनमें ये हुआ कि जहाँ कंपाउंड हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, देन कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 42। जहाँ पर स्पेसिफिक एलिगेशन है, स्पेसिफिक केसेस है, जहाँ पर स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया हुआ है, इनका कहना है ऑमनिबस एलिगेशन। ऑमनिबस एलिगेशन नहीं है। 20 लाख की डिमांड के लिए लड़की को आज भी वो अपने घर पर नहीं रह रही, इनके दिए हुए घर में रह रही है, लेकिन उसके साथ बर्ताव वो किया जा रहा है। वो सारा का सारा डिटेल होगा जब उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, आपको वहाँ पर डिटेल होगा। यहाँ पर जब FIR में स्पेसिफिक एलिगेशन है, पूरा चार्जशीट पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट पेश की गई है, तो वहाँ पर यहाँ 482 के पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। 482 के पावर वहाँ एक्सरसाइज होंगे जहाँ पर कि कोई एविडेंस ना हो या फिर कंप्रोमाइज हो गया हो या 320 की एप्लीकेशन हो। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पर तो स्पेसिफिक